हेलो दोस्तों, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम पहले पढ़ते हैं। सर प्लीज सेंड दी टिक आउट एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1 विच पोर्शन डोंट रिमेंबर फॉर बोर्ड 2021 बिकॉज आई कंफ्यूज्ड। तो जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस्ड किया है, उसमें से क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं और क्या हैं उसकी एक पीडीएफ जारी की थी जिसके ऊपर वीडियो मैंने बना दिया था। बट स्टिल स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, वो चाहते हैं कि हमको एनसीईआरटी में मार्क करके दिखाइएगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके के मैसेज मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे, जैसा कि आप और भी देख सकते हो। भैया जो जो केमिस्ट्री में डिलीट हुआ है उसका एनसीईआरटी में मार्क करके एक वीडियो बना दीजिएगा, हम कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। वैसे इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक तो मैं विलेज में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है, तो पीडीएफ वगैरह भी थोड़ा सा टाइम लगता है उनको डाउनलोड करने में। और फिर पूरा एनालिसिस करो पूरी केमिस्ट्री का कि कौन सा क्वेश्चन गायब है, कहाँ से गायब है, किस टॉपिक को कहाँ क्या कैसे दिखाना है। तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। बट ठीक है, मैंने टाइम निकाल इस वीडियो को बना दिया है, इसकी वजह कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 हमारा सॉलिड स्टेट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो सॉलिड स्टेट। तो इसमें से क्या क्या हटाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो, जैसे ये है अमॉर्फस एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो मैं आपको वहाँ पे ले चल सकता हूँ जो आपको नहीं पढ़ना है। तो जैसा कि आपने पीडीएफ में देखा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वो हमें नहीं पढ़नी है। डिफेक्ट्स वगैरह जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब पढ़ना था। ठीक है, तो पेज नंबर 24 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ 1.10 ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कंडक्टर्स वाला पोर्शन। ठीक है, और दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स है ना, और ये सेमीकंडक्टर्स, ये बैंड गैप वगैरह की जो भी सारी चीज़ें हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, है ना, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये पेज भी नहीं पढ़ना है। इसके लगे हैं 1.11 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये जो भी घूम रहा है सर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, ये सब भी नहीं पढ़ना है। फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें से एग्जैक्ट हमको कौन से टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं। तो ये पॉइंट इफेक्ट तो है, तो 1.19 आपको करना है, और इसमें से ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये और ये 1.23 और 1.24 नहीं करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले और ये जो मैग्नेटिज्म वाले हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ थ्योरी से गायब हुआ है। एक्सरसाइज भी बता देता हूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे कि एक्सरसाइज में से हमको कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं। तो ये तो सारे आपको करने हैं इस पेज पे जो भी है, पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 31 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर से आप मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ये नहीं करने हैं 1.17, 1.18, 1.20। ठीक है, यहाँ पर डोप वो सब पी टाइप वगैरह का है ना। और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, 1.22 और 1.26 भी नहीं करना है। अगेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का है और ये उस टॉपिक से है। ठीक है, तो समझ में आ गया। 1.10, 1.11 ये दो टॉपिक नहीं करने हैं और ये क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट में से नहीं करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, सॉल्यूशन। इसमें से इन्होंने एक बहुत छोटा सा पोर्शन रिमूव किया है, लास्ट में है जो एब्नॉर्मल मास वाला, है ना। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हम लास्ट में चलते हैं, लास्ट में देखते हैं कि क्या है उस टॉपिक में, कितना बड़ा है और आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये टॉपिक हमारा 2.7 छोटा सा टॉपिक है, एब्नॉर्मल मोलर मास, है ना। तो यहीं से हम बॉन्ड टाइप फैक्टर को निकालते हैं। ये आई वगैरह है ना, आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं है, ये आयोटा तो मैथ्स में आता है, कभी कभी मुँह से निकल जाता है, आयोटा वैसा दिखता है ना। ठीक है, तो देखो वांट ऑफ फैक्टर, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको नहीं करना है और इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये वाला। ठीक है, 2.7 कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, काट दो इसको और इसको भी पूरा क्रॉस कर दो। इसके बाद वाला पेज कौन सा है उसको भी आपको क्रॉस कर देना है। ये एग्जाम्पल करना है क्या, एग्जाम्पल भी आपको नहीं करना है 2.12, और इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, 2.13 ये भी नहीं करना है। अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कौन से हैं, ये सारे आपको करने हैं फर्स्ट पेज वाले। तो कौन सा नहीं करना है, तो ये सब करने हैं आपको। एक क्वेश्चन जो आपको नहीं करना है, ये भी करने हैं सारे, कहाँ हैं वो क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन 2.40। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, तो 2.40 आपको नहीं करना है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 2। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं किया है,
है ना, लास्ट के जो पोर्शंस हैं वो इन्होंने रिमूव कर दिए हैं, तो उनको देख लेते हैं। ये आपको सब पढ़ना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करना। आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट इक्वेशन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलास्टिक सॉल्यूशंस ये भी करना है आपको। उसके आगे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब फॉर्मूलाज आपको पते होने चाहिए अच्छे से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे वेरिएशन वगैरह जो आ रहा है वो सब देखना है आपको। ये एग्जांपल सारे करने हैं आपको कंडक्टिविटी वाले, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, बट वहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है कि जो हमारा लॉ है ना, ये थोड़ा सा इसके बारे में नहीं पूछेंगे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिलीटेड टॉपिक है, तो ये 2 लॉ आप छोड़ सकते हो, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको ये सब कुछ करना है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे क्या निकालते हैं। यहाँ से 3.6 जो बैटरी वाला टॉपिक है पूरी तरीके से हमको नहीं करना है, डाई सेल वगैरह जो भी है ना। उसके बाद ये सब सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, ये भी नहीं पढ़ना है हमको। फ्यूल सेल 3.7 ये भी पूरा हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा है कोरोजन को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा कोरोजन क्या होता है, क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ा है। उसके बाद ये देख लेते हैं कि इंटैक्ट क्वेश्चन इसमें कौन कौन से सॉल्व नहीं करने हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ जो भी है ये सॉल्व नहीं करने हैं आपको, 3.13, 14 एंड 15, ठीक है। एक्सरसाइज में सभी सॉल्व कर लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मुझे हटाने की जरूरत पड़े। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 3। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स की तरफ, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट के टॉपिक अगेन लास्ट चलते हैं, लास्ट से हटाया हुआ है इन्होंने। ये आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से करना है ना, सारे ग्राफ्स वगैरह पूरे अच्छे से एनालिसिस करना है। ये आपको अच्छे से करना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक भी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ये भी है, इसको नहीं हटाया है क्योंकि फिर बचेगा ही क्या, इसको हटा देंगे तो हाफ लाइफ वगैरह सब निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह है, ठीक है, वो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, सेकंड थर्ड और जो nth ऑर्डर है उसके लिए नहीं है, और ये भी कहीं मेंशन नहीं है ना। तो सिर्फ 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर ही करना है। तो ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा है 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके बाद आपको ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, 4.6 ये नहीं करना। 4.5 जो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको नहीं करना है। तो इसके बाद जो भी पेज आ रहे हैं देखते हैं ये कौन कौन से। 1 तो आपको नहीं करना है। इसके बाद हमारा है 112 पेजेस, जितने भी ग्राफ वाले पेज हैं आपको नहीं करने हैं। आयनिफिकेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, ये पूरा का पूरा भी आपको नहीं पढ़ना है। काट दो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको नहीं करने, ये एग्जाम्पल भी आपको नहीं करने हैं 10th और 11th, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट को पढ़ लेना, बाकी ये सब छोड़ देना। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कोलिजन थ्योरी पूरी की पूरी हटाई हुई है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बेसिकली वहाँ से आगे वाला आप नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद ये नहीं पढ़ना है, ये तीनों के तीनों टेक्स्ट क्वेश्चन 4.7, 4.8, 4.9 भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी थ्योरी की। अब हम देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये सारे आपको करने हैं इस पेज पे, फर्स्ट पेज वाले। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको अगेन करने हैं 12 तक, ये भी सारे करने हैं 119 पेज वाले। फिर हम पहुंचते हैं 120, पेज नंबर 120 पर। इस पर थोड़ा सा ध्यान से नोट कीजिएगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नहीं करना है, 23 भी नहीं करना है, 24 भी नहीं करना है, 25 को कर लेना, 26 नहीं करना है, 27 नहीं करना है, 28 नहीं करना है, 29 नहीं करना है, 30 नहीं करना। तो इस पेज पर जो क्वेश्चन है केवल आपको 25 वाला क्वेश्चन करना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये बात हुई हमारी केमिकल काइनेटिक्स की। अब हम चलते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट से ये आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, एडजॉर्प्शन जो भी है ना, इसकी सारी चीज़ें। उसके बाद हम चलते हैं कैटालिसिस पर, ठीक है। तो ये जो कैटालिसिस है 5.2, इस पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, होमोजीनियस कैटालिस्ट है ना, एडिशन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना इस पेज पर। उसके बाद ये एंजाइम कैटालिस्ट भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं आपको पढ़ना है। मैकेनिज्म वगैरह भी है, ये भी नहीं पढ़ना है। और इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन कौन से इंटेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5.4, 5.5, 5.6, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो काफ़ी सारा इसमें से हटा दिया है।
कॉलर्स तो आपको पढ़ना है, कॉलर्स की इन्होंने कहीं पे भी मना नहीं की है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो ये आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ये भी आपको पढ़ना है ना, इस पेज को भी आपको कवर करना है, इसको भी 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 करना है। आगे बढ़ते हैं और इसको भी करना है, इसको भी करना है। हाँ, ये जो इमल्सन वाला है इसको नहीं करना है, टाइप्स ऑफ इमल्सन वगैरह यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो इसको क्या करते हैं ना, आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। बाकी कॉलर्स की एप्लीकेशन है तो थोड़े बहुत इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले तो करने हैं, है ना, क्योंकि ये उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बैक एक्सरसाइज में आपको कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है, 5.7। उसके बाद हमको देखना है ये जो एंजाइम वाला है, ये नहीं करना है, व्हाट आर एंजाइम्स। ठीक है, और उसके बाद है हमारा 19th क्वेश्चन, ये है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये भी नहीं करना है। 19 के बाद 20 भी नहीं करना है आपको, 21 भी नहीं करना है, 22 भी नहीं करना है और 24 भी नहीं करना है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको बैक एक्सरसाइज से नहीं करना है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा 6th चैप्टर जो है मेटलर्जी, ये पूरा का पूरा ही हटा दिया है, तो इसमें से कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना, ना बैक एक्सरसाइज, ना सॉल्व एग्जाम्पल, ना टेक्स्ट क्वेश्चन, ना इसकी थ्योरी। उसके बाद हम चलते हैं सीधे पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो पी ब्लॉक में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका कंटेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हो जाती हैं, तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है इस बार इनऑर्गेनिक का पोर्शन, क्योंकि एक तो मेटलर्जी पूरा का पूरा गायब हो गया, पी ब्लॉक में से काफ़ी सारी चीज़ें गायब हैं और डी ब्लॉक में से भी। ठीक है, तो देखो पी ब्लॉक में ये सब ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 में आपको यहाँ पर जो अकरेंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब पढ़ना है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेज, तीनों चीज़ें आपको पढ़नी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमोनिया, अगेन अमोनिया के बारे में भी सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सब करना है आपको। ठीक है, अमोनिया के बाद क्या आता है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये जो टेबल है इसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में ये वाला नहीं हटाया है, ये आपको पढ़ना है। तो फिर पढ़ना क्या नहीं है आपको, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने, ये वाली टेबल नहीं पढ़नी है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स ओनली हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको नहीं पढ़नी, ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं करने हैं, बाकी वो जो पहले वाले हैं वो आपको सब करने हैं। फिर उसके बाद हमारा ये जो नाइट्रिक एसिड दिखाई दे रहा है 7.5, ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें इसकी पढ़नी है नाइट्रिक एसिड की। उसके बाद हम चलते हैं फॉस्फोरस भाई साहब की तरफ। तो फॉस्फोरस से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है 7.6 पूरा का पूरा फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये भी आपको कवर नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉस्फीन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ना प्रॉपर्टीज़, ना इसकी प्रिपरेशन, ना इसकी यूजेस। फॉस्फोरस हैलाइड भी नहीं पढ़नी है और इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये जो दिए हुए हैं वो सॉल्व नहीं करनी है 7.7, 7.8। ठीक है, इससे पहले भी कोई इंटेक्स्ट क्वेश्चन निकला हुआ है तो वो भी आपको नहीं करने हैं। एग्जाम्पल 7.7 वगैरह इधर हैं कहीं, हाँ एग्जाम्पल ये 7.6 जो दिखाई दे रहा है ये भी आपको नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं 7.7, 7.8, ये एग्जाम्पल भी आपको नहीं करने हैं, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं। उसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, काफ़ी रिलैक्स मिला है आपको। 7.9 ये जो एग्जाम्पल है वो भी नहीं करने हैं, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दोनों के दोनों नहीं करने 11, 12। अब हम पहुंच चुके हैं ग्रुप 16 पर, तो देख सकते हो ग्रुप 15 से फॉस्फोरस की सारी चीज़ें हटा दी, मतलब काफ़ी रिड्यूस कर दिया ग्रुप 15। ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 में तो अकरेंस वगैरह ये सब पढ़ना है, सिंपल सा जो पहला पेज होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन दी हुई है, ये सारा आपको कवर करना है, यूजेस वगैरह सब। उसके बाद ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सिंपल ऑक्साइड्स, ओजोन, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये वाला पेज पूरा ओजोन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म पूरा पढ़ना है आपको। सल्फर डाइऑक्साइड भी पढ़ना है, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि पढ़ना नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ये सब यहाँ पे लिखा है, वो भले ही मत पढ़ो, बट आपको ये स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, इनके सबके स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ऐसा साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें इसकी मैन्युफैक्चर यानी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो सब नहीं पढ़ता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना फिगर, ये सब नहीं पढ़ना है। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी
ये तो पढ़ना है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है, यहाँ पे लिख लेना H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है हमको, किस तरीके से बनाया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी यूजेस जो भी इसमें दिए हुए हैं आगे वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ये टू टू क्यों कर रहा है, बार बार कोई नोटिफिकेशन आ जाते हैं। हम बात करें टेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये जो टेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नहीं करने हैं, 7.23 और 7.24 ये वाला आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिपरेशन से लिए गए हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस और इससे, तो इसलिए आपको ये नहीं करने हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप 17 आपको कंप्लीट करना है और इसके बाद ग्रुप 18 भी हमको पूरा करना है, तो सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं कि बैक एक्सरसाइज में से आपको क्या क्या नहीं करने हैं। तो यहाँ पर जो 13th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, है ना, ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोरस लिखा हुआ है बट इस क्वेश्चन को करना है 12 को आपको करना है, इसको नहीं करना है 17.15 को। 16 में भी रिड्यूसिंग एजेंट, इसको नहीं करना है, फॉस्फोरस वाला है ये। उसके बाद 21 ये भी आपको नहीं करना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से लिया गया है, बाकी आपको सब करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पी ब्लॉक के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डी ब्लॉक में भी देख लेते हैं फटाक से हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। डी ब्लॉक में भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले काफ़ी तो नहीं है, इसमें कमी हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के बारे में, इनिशियल पेज पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपके लिए रिड्यूस किया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ही इन्होंने हटा दिया है, वो है ये जो कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और इससे पहले वाला जो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट K2Cr2O7। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनकी काफ़ी सारी रिएक्शंस थी, यहीं से क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में पूछा जाता था, है ना, क्योंकि रिएक्शंस हैं और बोर्ड में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट चूँकि हटा दिया गया है तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये जो गोला मारा हूँ वो नहीं, ये जो आपको मैं 2 कंपाउंड बताया हूँ कौन कौन से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो K2, इसकी थोड़ी सी नॉलेज आप ले लेना, है ना, बट आपको K2Cr2O7 इसकी प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है ना, पर क्योंकि उसी में तो रिएक्शंस वगैरह होती हैं तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगेन यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है। समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा डी ब्लॉक का कुछ चीज़ें, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम एफ ब्लॉक की तरफ, है ना। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अगेन एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड्स में ये पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, ये वाला पोर्शन जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि केमिकल एक्टिविटी की बात होती है रिएक्शन वगैरह की, है ना, तो ये नहीं पढ़ना है। और एक्टिनॉइड्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आप नहीं पढ़ेंगे, तो इतना सा इन्होंने हटा दिया है, और एप्लीकेशन थोड़े बहुत आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी ब्लॉक से इतनी चीज़ें गायब हुई हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। 8.14 ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, 8.14 पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपरेशन है, तो वो आपको नहीं करना है। 15 भी नहीं करना है, अगेन यहाँ पे उसी से क्वेश्चन लिए गए हैं। 15 के बाद है हमारा 16 भी आपको नहीं करना है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 16 के बाद हमको 20 भी नहीं करना है, 20 के बाद हमको 26 भी नहीं करना है, 29 भी नहीं करना है, 30 भी नहीं करना है। और भी क्वेश्चन हैं क्या इसके? हाँ और भी हैं। तो यहाँ पर आपको 33 भी नहीं करना है। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं करने हैं। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन था 10th वाला 8.10 वो आपको नहीं करना था, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ है ये एक्टिनॉइड्स वाला, तो पूरा पोर्शन ही नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है, ख़त्म करो इसको। तो ये हुआ हमारा डी ब्लॉक। अब हम चलते हैं सीधा का सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें से एक जो टॉपिक हटाया गया है वो है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमरिज्म। तो ये सब तो आपको पढ़ना है। वनस थ्योरी पूरी की पूरी आपको पढ़नी है, वनस थ्योरी ये पढ़नी है, ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, ये आपको देखना है, ठीक है, सब क्वेश्चंस करने हैं। ये जो है 9.4 आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा गायब कर दिया है ना, इसके क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है,
जो पढ़ना है आपको, ये सब जो दिखाई दे रहा है वो पढ़ना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये भी आपको पढ़ना है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको पढ़ना है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। बॉन्डिंग इन, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। ये हटाया नहीं गया है। इंपॉर्टेंस, ये सब एप्लीकेशन से इन्होंने हटा दिए गए हैं, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि बैक एक्सरसाइज से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने बता दिया, आइसोमरिज्म से टॉपिक से आपको कुछ भी नहीं करना है, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने होंगे। तो एक्सरसाइज में बात करें हम, ये 9.8 नहीं करना है, 9.9 नहीं करना है, 9.10 नहीं करना है, सब आइसोमरिज्म वाले टॉपिक से हैं। उसके बाद 11th भी नहीं करना है, 12th भी नहीं करना है, ये आइसोमरिज्म के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर कोई और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपको 27th क्वेश्चन, जो कि ये है बायोलॉजिकल सिस्टम एनालिटिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये सब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो अभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ पे इतना कुछ बताने के लिए है नहीं। चैप्टर 10 में आपको सब कुछ पढ़ना है, तो पढ़ना क्या नहीं है, इसमें बस छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो लास्ट पोर्शन है यूजेस वाला, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो लास्ट पोर्शन हम पहुँचते हैं, लास्ट पोर्शन पर ये सब आपको पढ़ना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, है ना, तो ये बिल्कुल इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सारे के सारे ये हटा दिए गए हैं। पेज नंबर 308 और 309, या फ्रियोन्स, DTT, है ना, ये सब आपको नहीं करना है। समझ आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज में से क्या नहीं करना है, तो इसमें बस सिर्फ एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये वाला 13th क्वेश्चन, फ्रियोन, DDT वगैरह के बारे में। तो ये 13 क्वेश्चन आपको नहीं करना, बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 11th की बात करते हैं, चैप्टर 11th की। तो चैप्टर 11th है हमारा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। इससे इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं हटाया है ना, सिर्फ जो यूजेस होते हैं इथेनॉल और मिथेनॉल के, वो इन्होंने हटा दिए हैं। शायद प्रिपरेशन वगैरह एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। ये सब आपको पढ़ना है जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सम कॉमर्शियल एंड इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स, मिथेनॉल और इथेनॉल, ये वाला जो पेज पर दिए गए हैं 2 टॉपिक, ये आपको नहीं पढ़ना है, इस पेज को आपको काट देना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको सब पढ़ना है, सारी बैक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 12th चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे इन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है और कुछ रिमूव करने लायक भी नहीं था, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे टफ है और सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन और क्वेश्चन इस चैप्टर से लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। तो 12th आपको पूरा पढ़ना है। फिलहाल हम चलते हैं 13 चैप्टर की तरफ। तो 13 चैप्टर निकालते हैं तब तक। 13 चैप्टर है हमारा अमीन्स, और अमीन्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, अमीन्स में ये सब पढ़ना है। लास्ट में एक जो टॉपिक है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, ना ये मेथड्स पढ़ना है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और यहाँ पर एग्जाम्पल 13.5 भी नहीं करना था, और ये जो इंटैक्ट क्वेश्चन है 13.9, ये भी नहीं करने थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि अमीन्स में से हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ये सब आपको करना है 4 तक, और इसके बाद हमारा 13.4 हो गया ना। तो ये सारे क्वेश्चन करने थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, कभी कभी ये हैंग हो जाता है, जल्दी पेज ओपन हो जाए, हो गया 13.7, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है डाइजेटाइजेशन, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। 13.8 इसमें 4th, ये आपको नहीं करना है। 13.9 इसमें कुछ रिएक्शंस हैं 4th और 6th जो आपको नहीं करनी है, ये और ये, ठीक है। तो हाँ, ये भी रिएक्शन से एक, हाँ इसकी बता दिया, ये 2 रिएक्शन आपको नहीं करना है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज में से आपको 13.11 में इसमें से कौन कौन सी रिएक्शंस नहीं करनी है। सेकंड वाली रिएक्शंस आपको नहीं करनी है, 4th वाली रिएक्शंस आपको नहीं करनी है, 7th वाली रिएक्शन भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 13th के बारे में। अब हमारा बचा है लास्ट चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से जान लीजिएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है।
फिर ये जो मोनोसैकेराइड है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, ये जो ग्लूकोज है इसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, सारा चीज़ें स्ट्रक्चर इसका, फ्रक्टोज का भी पढ़ना है। बट डाइसैकेराइड्स के बारे में, ये जो सुक्रोज है उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, पूरा ही नहीं पढ़ना है। माल्टोज का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। उसके बाद इस पेज को पूरा काटने के बाद हमें लैक्टोज के बारे में भी नहीं पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च वगैरह हैं, अमाइलोज हैं, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। ये पूरा पेज आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरा पेज आपको अगेन नहीं पढ़ना है, सेलुलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इसमें टेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये भी देख लो। 14.1 तो हमें करना पड़ेगा। 14.2 लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट वो हमें नहीं करना है क्योंकि ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स आपको पढ़ने हैं, सारी चीज़ें ये पढ़नी है अमीनो एसिड्स की, है ना, ये भी पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको पढ़ना है। एंजाइम्स आपको नहीं पढ़ने हैं, विटामिन्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये टेबल भी नहीं पढ़नी है, क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स, राइट। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना है, आरएनए और डीएनए, तो डीएनए और आरएनए के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसके बाद हमें 14.6 ये क्वेश्चन नहीं करना है, विटामिन सी का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में से क्या क्या नहीं करना है। 14.5 जैसा देख सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स में से है, तो ये नहीं करना है। 14.6 भी नहीं करना है। 14.7 में ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट पूछना नहीं करना है। बाकी आपको सुक्रोज का पता होना चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनिशियल दिया हुआ है तो आप पढ़ लेना इसको। बाकी लैक्टोज वाला नहीं करना है। 14.8 भी नहीं करना है। 14.8 के बाद हम सीधे चलते हैं इधर इस पेज पे, तो इस वाले पेज पे आपको 14.9 क्वेश्चन नहीं करना है और 14.20 भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बायोमोलिक्यूल से रिड्यूस हुई हैं। उसके बाद पॉलीमर्स में तो आपको कुछ भी नहीं करना है और 16 चैप्टर केमिस्ट्री नेबुलर टाइप में भी कुछ भी नहीं करना है। दोनों की दोनों पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए हैं, समाप्त। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हुआ होगा। ठीक है, तो बस आप एक काम कर दीजिएगा, जिन जिन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था उनको सबको शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।